अच्छा तुम लोग को मिश्र धातु लिखाए थे, नाइक्रोम का तार। नाइक्रोम का तार जो है किसका किसका मिश्रण है? निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा। निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा। निकेल 60%, क्रोमियम 12%, मैग्नीज 2% और लोहा 26%। ये लिखाए थे। क्रोमियम का तार किस में यूज किया जाता है? क्रोमियम का तार किस में यूज किया जाता है, किस उपकरण में? बोलो। हीटर में, गीजर में नहीं लिखाए थे तुम लोग को? हीटर में, गीजर में और इसमें लाइन के तार में, उसमें भी यूज किया जाता है। ये सब लिखाए थे। आवेश का सिद्धांत हो गया था। पदार्थ का अवधान आवेश फॉर्मूला भी हो गया था। विद्युत परिपथ में फ्यूज क्यों लगाया जाता है? ये नहीं हुआ है। चलो लिखेंगे, सवाल लिखेंगे, विद्युत परिपथ में फ्यूज क्यों लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर कितना है? विद्युत परिपथ में फ्यूज क्यों लगाया जाता है? क्यों लगाया जाता है? लगाया जाता है। इसका एक लाइन में तुम लोग आंसर जानती है। क्यों लगाते हैं? सामान की सुरक्षा के लिए। कैसे काम करता है ये समझेंगे अभी। आंसर लिखा है, चलो आंसर लिखते हैं। विद्युत परिपथ में फ्यूज श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आंसर लिखेंगे, विद्युत परिपथ में फ्यूज श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जिससे धारा के अचानक बढ़ने पर धारा के अचानक बढ़ने पर धारा के अचानक बढ़ने पर उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा फ्यूज के तार को पिघला देती है। उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा फ्यूज के तार को पिघला देता है। और परिपथ टूट जाता है। और परिपथ टूट जाता है। जिससे उपकरण क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज क्यों लगाया जाता है? इसका आंसर है सामान को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए। जितना भी सामान है, विद्युत उपकरण को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए जो है विद्युत फ्यूज को लगाया जाता है।
और इसको लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। कौन सा क्रम में? श्रेणी क्रम में। विद्युत परिपथ दो तरह से जुड़ता है, एक जुड़ता है समांतर क्रम, एक जुड़ता है श्रेणी क्रम। तो ये जो जुटा हुआ है फ्यूज, ये श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है। बाकी बात जितने स्विच या फैन या बल्ब जुटे हुए कौन सा क्रम है? समांतर क्रम में जुटे हुए हैं। और विद्युत फ्यूज जुटा रहता है श्रेणी क्रम में। क्यों विद्युत फ्यूज लगाया जाता है? कारण तुम लोग को समझ में आ गया? सामान को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए लगाया जाता है। अच्छा, ये कैसे काम करता है ये समझ लेते हैं। पहले भी समझा दिए, फिर भी समझा देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लाइन भाग जाता है और अचानक फिर से लाइन आता है। अचानक लाइन आता है तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो अधिक वोल्टेज के साथ आएगा या तो कम वोल्टेज के साथ आएगा। जैसे ही अधिक वोल्टेज के साथ आएगा तो वो अपने साथ दो चीज लेके आता है, तुम लोग को बताए थे, उष्मा भी लेके आता है। उष्मा भी लेके आता है। अत्यधिक उष्मा होने के कारण अधिक वोल्टेज होगा। अत्यधिक उष्मा होने के कारण क्या होता है? फ्यूज गल जाता है। फ्यूज का तार जो होता है बीच से गल के टूट जाता है। जब बीच से गल के टूट गया तो लाइन प्रवाहित होगा? नहीं होगा, रुक जाएगा। तो लाइन प्रवाहित होने से रुक जाता है, आगे लाइन घर पे सप्लाई जाने से रुक जाता है, जिस कारण हम लोग का उपकरण बच जाता है क्षतिग्रस्त होने से। अगर मान लेते हैं ये फ्यूज हम लोग मोटा तार का घर पे जो लगाते हैं अपने से मान लेते हैं, वो मोटा तार लगा दिए, अचानक ज्यादा वोल्टेज आया, मोटा तार को पिघला नहीं पाया वोल्टेज, मोटा तार को उसमें आया लेकिन इसको पिघला नहीं पाया, ये डायरेक्ट जाएगा पूरा बोर्ड में जाएगा। बोर्ड में जो जो स्विच का प्लग लगा के रखे होंगे, मिक्सचर का हो गया या टीवी का, फ्रिज का, ये सब का लगा के रखेंगे, या ऑन होगा उस सब का अगर गलती से स्विच, तो डायरेक्ट वो सब में जाएगा लाइन, और डायरेक्ट अचानक वोल्टेज जाएगा। तो क्षमता से, कैपेसिटी से ज़्यादा उसको वोल्टेज मिल गया तो क्षतिग्रस्त हो सकता है, जल सकता है, तो वो जल सकता है। इसलिए विद्युत फ्यूज को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और पतला तार लगाते हैं हम लोग जो नॉर्मली लगाते हैं। और ओरिजिनल विद्युत स्विच तो वो बन के आता है कंपनी से ही। समझ में आ रहा है? विद्युत स्विच का काम है सिंपली उपकरण का सुरक्षा करना और शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है। ये शॉर्ट सर्किट समझता है तुम लोग? शॉर्ट सर्किट से भी ये बचाता है विद्युत फ्यूज। और एक चीज से बताता है, शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है। क्या होता है शॉर्ट सर्किट? समझाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम गलती किए थे, हम क्या गलती किए थे? क्षमता, जिसका जो कैपेसिटी, जो क्षमता है वो बिना जाने और हम यूज कर दिए, तार को यूज कर दिए। तो क्या कर दिए? 1 kV का मेरे पास ये था, 1 kV का जो है, 1 kV का मेरे पास मोटर था, ठीक है। उसको चलाने के लिए मिनिमम जो 1.5 मीटर 1.5 mm का तार चाहिए, कॉपर का तार मिनिमम, ठीक है, या 2 mm भी तार चलेगा, इससे कम नहीं। लेकिन हम क्या कर दिए थे? इससे कम mm का तार, 1 mm का तार लगा के लाइन को सप्लाई लेके गए थे, मोटर तक लेके गए थे। तो इसको जो है, इसका अब क्षमता कम है, 1 mm का क्षमता कम है, 1.5 mm का क्षमता ज्यादा होता है। 1 mm का तार लगाए थे, क्षमता कम होने के कारण ये उष्मा को सहन नहीं कर पाया, उष्मा को सहन नहीं कर पाया तार। और दो, एक लाइन वाला हमेशा 2 तार होता है, एक माइनस और एक प्लस, दोनों तार धीरे धीरे सट गया तो दोनों सटेगा, फिर चिंगारी हुआ, उसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। यानी माइनस प्लस अगर गलती से सट गया तो वो हो जाता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होने से और ज़्यादा खतरा, पूरा घर पे आग लग सकता है, जितना सामान है सब उपकरण जल सकता है शॉर्ट सर्किट होने से। अच्छा, शॉर्ट सर्किट होने से उससे बचने के लिए एक नया सिस्टम भी आ चुका है, बहुत अच्छा है, वो एमसीबी का क्या काम है? हाँ, जैसे भी शॉर्ट सर्किट होगा वो ऑटोमेटिक गिर जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो ये नहीं सकता है। जैसे भी थोड़ा सा भी उसको लगेगा कि हाँ कहीं पे हो रहा है कुछ गड़बड़, तुरंत ऑटोमेटिक लाइन कट जाएगा। तो तुम लोग अगर ऑटोमेटिक बार बार तुम चालू करेगा, बार बार ऑटोमेटिक गिर जाएगा, स्विच अपने आप गिर जाएगा। तो तुम लोग को अंदाज लग जाएगा कि कहीं पे गड़बड़ है, तो चेक करेगा, ठीक कर सकता है, वो होता है शॉर्ट सर्किट। अच्छा, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, लाइन इस्त्री यूज करते हैं, इस्त्री मतलब आयरन यूज करते हैं, उसमें भी करंट आता है, छूते हैं तो क्या लाइन मार देता है, कभी कभी मारता है ना। उसके लिए भी एक सिस्टम एमसीबी आया। एमसीबी 2-3 प्रकार का है, एक तो घर के लिए और जो यूज होता है वो अलग है, और एक कभी कभी लाइन हम लोग के शरीर में टच कर जाएगा तो लाइन को पता चल जाएगा कि कहीं गड़बड़ हो रहा है, तो उससे भी एमसीबी गिर जाता है। वो सबका एक एमसीबी का दाम 3000, 4000, 5000 एमसीबी का दाम है, ठीक है, उतना दाम है। तो एमसीबी ये हम लोग के घर पे दोनों एमसीबी होना चाहिए, एक तो उपकरण के सुरक्षा के लिए, एक जो शरीर के सुरक्षा के लिए इसका ज्यादा पावर क्षमता होता है, ठीक है, वो भी होना चाहिए। हल्का सा भी टच होगा ना
लाइन कभी लग नहीं सकता हम लोग को। अगर एमसीबी लगा हुआ है तो हल्का भी सा भी टच होगा तुरंत एमसीबी गिर जाएगा, लाइन ऑटोमेटिक कट जाएगा। क्या समझ में आया? लेकिन अगर फ्यूज लगा हुआ है तो उन्हें फ्यूज हम लोग को नहीं बचा पाएगा। एमसीबी बचा पाता है, फ्यूज हम लोग को नहीं बचा पाएगा। फ्यूज बचा पाएगा उपकरण को, कभी कभी अधिक वोल्टेज आता है तब गलता है, एमसीबी बचाता है। तो तुम लोग को शॉर्ट सर्किट समझा रहे थे, शॉर्ट सर्किट समझ में आया? जब माइनस प्लस तार सट जाता है तो उसे ही कहते हैं शॉर्ट सर्किट। अच्छा, जब शॉर्ट सर्किट होगा ना फिर भी ऊष्मा का मान बढ़ जाता है, तार में ऊष्मा का मान बढ़ जाता है। तो जैसे ऊष्मा का मान बढ़ेगा तो सबसे पतला तार हम लोग देखो कहाँ में लगाए थे, फ्यूज में लगाए हैं ना। उसके बाद तो सब जगह मोटा तार लेके गए थे, सबसे पहले फ्यूज गलेगा। शॉर्ट सर्किट भी होगा तो सबसे पहले क्या करेगा, फ्यूज। अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, मान लेते हैं क्या शॉर्ट सर्किट कहीं पे हो रहा है और तुम बार बार फ्यूज लगा रहा है ना, बार बार फ्यूज ठीक करके लगा रहा है, जैसे लगाया तुरंत फ्यूज उड़ जाएगा, तुरंत कट जाएगा तार, तो वो ऑटोमेटिक काम करने लगता है। फ्यूज शॉर्ट सर्किट होगा तो ऑटोमेटिक, तो उससे भी पता चल, यानी हम लोग को फ्यूज जो बचाता है शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है। शॉर्ट सर्किट समझ में आ गया? शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है। और दूसरा क्या, वो सामान के उपकरण को क्षतिग्रस्त होने से भी बचाता है, सामान का भी सुरक्षा करता है फ्यूज। याद रहेगा, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है, ये शीशा और टीन का बना हुआ रहता है। फ्यूज जो है शीशा और टीन का मिश्र धातु है, आगे कहीं पे आगे लिखा देंगे। परिपथ मतलब होता है रास्ता, लाइन जाने का रास्ता, ठीक है। विद्युत परिपथ में यानी विद्युत धारा यानी लाइन जाने के रास्ता में फ्यूज क्यों जोड़ा जाता है? परिपथ मतलब हो गया रास्ता। और कोई डाउट है? नहीं, आगे चलते हैं। ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध अधिक है और क्यों? क्वेश्चन। ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध अधिक है और क्यों? आंसर लिखेंगे, ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है क्योंकि परिपथ के अवयव के साथ इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विरोध होने के कारण
अधिक प्रतिरोध होने के कारण परिपथ की मुख्य धारा प्रभावित होती है। एमीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा। एमीटर से मापते हैं विद्युत धारा और वोल्ट मीटर से मापते हैं हम लोग विभव या विभवांतर। सवाल है एमीटर तथा वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध अधिक होता है? किसका प्रतिरोध अधिक होता है? वोल्ट मीटर का, क्योंकि इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और प्रतिरोध अधिक होने के कारण परिपथ की धारा को भी प्रभावित करता है। परिपथ की धारा को यानी कम धारा पर प्रवाहित होने देगा वो क्या? वोल्ट मीटर। प्रतिरोध अधिक होने के कारण परिपथ की मुख्य धारा को भी प्रभावित करेगा। अच्छा, वोल्ट मीटर कौन सा क्रम में जोड़ेंगे? तब ए मीटर कौन सा क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम। इसका समझ लो, तब ए मीटर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तुम लोग को पूछ लेगा विद्युत परिपथ में ए मीटर कौन सा क्रम में जुड़ा हुआ होता है? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर कौन सा क्रम में जोड़ा होता है? समांतर क्रम में। दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होता है? वोल्ट मीटर। याद हो जाएगा तुम लोग को, आसान सा सवाल था। देखो, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र खींचिए, अथवा बीच में लिखो अथवा। एक विद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन करें। सचित्र। बल्ब बना रहे हैं, ठीक है, बल्ब बना रहे हैं। गलत बना रहे हैं, सही बना रहे हैं। बल्ब का चाहिए होता है। सवाल इसमें दो गए, दोनों समझा देते हैं। पहला सवाल है विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाए, यानी विद्युत बल्ब का चित्र बनाना है। नामांकित मतलब होता है नाम के साथ, यानी विद्युत बल्ब का चित्र बनाना है नाम के साथ। दूसरा सवाल, एक विद्युत बल्ब बनाइए। एक विद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन करे, यानी एक विद्युत बल्ब के बारे में बताना है। सचित्र का मतलब चित्र सहित। चित्र भी बनाना है और विद्युत बल्ब के बारे में बताना है। यहाँ पे दो सवाल। पहला सवाल, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए, ये पहला सवाल का जवाब हो गया। पहला सवाल का जवाब बोलेगा, एक बोलेगा विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए, तो क्या करेगी तुम लोग? चित्र खाली बना देना, हो गया आंसर। अगला बोलेगा सवाल, नामांकित मतलब होता नाम के साथ, ये नाम के साथ चित्र है। अगला सवाल, एक विद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन करे,
यानी एक विद्युत बल्ब के बारे में बताना है। सचित्र का मतलब होता है चित्र सहित, चित्र भी बनाना है और वर्णन भी करना है। अब दूसरा सवाल का जवाब फिगर भी रहेगा और आंसर भी रहेगा। फिगर का जगह छोड़ दो और आंसर लिखते हैं। इसे फिलामेंट या तंतु कहते हैं। इसे फिलामेंट या तंतु कहते हैं। इस फिलामेंट को तार की मदद से, तार की सहायता से, ठीक है, इस फिलामेंट को चालक तार की सहायता से स्टड से जोड़ा जाता है। इसका नाम है स्टड या चालक तार का टर्मिनल या स्पार्क बटन। यहाँ पे स्टड वहां पे तुम लोग को लिखाया है, ठीक है, लिखाया है, तुम लोग पढ़ेगा तो समझ जाएगा। लिखाया है, यहाँ देखो ना, लिखा हुआ स्टड मिटा दिया हम, बताए थे। इस फिलामेंट को चालक तार की सहायता से इस बटन से जोड़ते हैं। बल्ब देखिए, तुम लोग देखिए होगे, ये बल्ब में तो है ना सब चीज। अच्छा, ये समझ में आ रहा है क्या है? ये बल्ब में देखा है तुम लोग, ये नीचे वाला भाग होता है, थोड़ा सा दिखा देते हैं, ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तो इसमें व्हाइट व्हाइट है, ये तो बल्ब दूसरा है। देखो ये दिख रहा है तुम लोग को, या ये इसी का नाम है स्टड या स्पार्क बटन। समझ में आया? ये दिख रहा है, ये फंसने वाला, इसका नाम है पिन। समझ में आया? अब ये तो बल्ब अब अंदर तो दिखा नहीं सकते हैं, अंदर यहाँ पे देख लो। अच्छा, फिलामेंट ये स्पार्क बटन है, यही जाके लाइन में सटता है और लाइन जाता है फिर इसमें फिलामेंट में। समझ में आ रहा है? तो फिलामेंट तार की सहायता से किससे जुड़ा हुआ रहता है? किससे जुड़ा हुआ रहता है फिलामेंट? स्पार्क बटन, सॉरी स्पर्शक बटन या स्टड से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर, बल्ब के अंदर निम्न दाब पर निष्क्रिय गैस भरी होती है। निष्क्रिय गैस में आर्गन और कौन गैस लिखा है? नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। किस पर? बल्ब के अंदर निम्न दाब पर नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? कारण समझाते हैं। अब बल्ब को जो है, फिलामेंट को ये कांच के बल्ब के अंदर ही रखा जाता है। क्यों रखते हैं समझते हैं? यहाँ समझो, कांच को अगर हम लोग फोड़ के हटा दें, जब फिलामेंट को, समझो यहाँ पे, फिलामेंट को वायु की उपस्थिति में जलाएंगे, यानी कांच को तोड़ के हटा देंगे, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर टूट जाएगा, भंगुर हो जाएगा। भंगुर होना का मतलब होता है टूटना। ये जब वायु, कांच हट गया तो वायु की उपस्थिति में जब इसे जलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये नहीं टूटे, ये नहीं टूटे, इसलिए इसको पैक कर दिया जाता है कांच से, और ऑक्सीजन से फिर अभिक्रिया नहीं करेगा। ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा तो नहीं टूटेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो है निम्न दाब पर निष्क्रिय गैस भरा जाता है। और ये फिलामेंट जो काम करता है, फिलामेंट किसका बना रहता है? ये जो काम करता है, इसका गलनांक अत्यधिक होता है 3400 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो ये 2700 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग को जलता है। 2700 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग को प्रकाश देता है। कौन? बल्ब 2700 डिग्री सेल्सियस पर प्रकाश देता है। अच्छा, इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए इसका प्रतिरोध उच्च होता है, सॉरी प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। गलनांक गलनांक कम होता है कि अधिक? गलनांक कम होता है, सॉरी अधिक होता है। अधिक होगा कि कम होगा? कम होगा तो तुरंत गल जाएगा, अधिक होगा तो जल्दी नहीं गलेगा। इसका गलनांक अत्यधिक होता है, देखो लिखा है 3400 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसका गलनांक अधिक होता है, गलनांक, इसका गलनांक क्या होगा? अधिक। अच्छा, फिर क्या? प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध कम होता है। टंगस्टन का गलनांक अत्यधिक होता है 3400 डिग्री सेल्सियस, और जो है इसका प्रतिरोध कम होता है। इसमें ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, इसको कुंडली नुमा बनाया जाता है। जितना ज्यादा कुंडली नुमा बनाएंगे उतना ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा। देखो तुम लोग हीटर देखा होगा, हीटर ऐसा रहता है,
देखा है तुम लोग? ऐसा रहता है। हीटर ऐसा कहना रहता है, हीटर ऐसा कहना बनाया जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा लंबा तार उतना ज्यादा प्रतिरोध, प्रतिरोध जितना ज्यादा उतना ज्यादा उष्मा देगा, गर्मी देगा। तो तार को लंबा करने के लिए इसको कुंडली नुमा बनाया जाता है, इसी को बोलता है कुंडली नुमा। तार को लंबा करने के लिए कुंडली नुमा बनाया जाता है। जितना ज्यादा कुंडली नुमा बनाएंगे उतना ज्यादा प्रतिरोध हो गया, उतना ज्यादा उष्मा उत्पन्न होगा। अगर तुम लोग को मान लेते हैं ये 2 प्रकार का हीटर बाजार में बिक रहा है, तो तुम लोग को ये वाला हीटर खरीदना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा उष्मा देगा, प्रतिरोध ज्यादा, उष्मा ज्यादा, इसमें उष्मा कम देगा। इसलिए इसमें उष्मा उत्पन्न करने के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तार को जो है सीधा, ये फिलामेंट को सीधा नहीं बनाया जाता है, इसको जो है कुंडली नुमा बनाया जाता है। ऐसे स्प्रिंग के टाइप का गोरा गोरा हुआ रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे बनाया जाता है ताकि तार का लंबाई बढ़ जाए, प्रतिरोध बढ़ जाए, उष्मा बढ़ जाए और उष्मा के कारण प्रकाश उत्पन्न हो, इसलिए इसको कुंडली नुमा बनाया जाता है। तो तुम लोग से 2-4 सवाल करते हैं, आसान सब सवाल। बल्ब, विद्युत बल्ब किसका बना होता है? कांच का बना होता है। अच्छा, तुम लोग को आंसर जो अपना परिचय देना है या इस विद्युत बल्ब के बारे में परिचय देना हुआ है, तो बात जोड़ जोड़ के लिखना है तुम लोग को। अलग अलग चीज, अलग अलग आंसर है, लेकिन सबको जोड़ते जाना है, बड़ा होते जाएगा आंसर। विद्युत बल्ब किसका बना होता है? इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस। इसका निष्क्रिय गैस का नाम है आर्गन और नाइट्रोजन। इसमें आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये कांच का बना होता है। अच्छा, इसके अंदर एक फिलामेंट होता है। किसके अंदर? विद्युत बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। फिलामेंट का दूसरा नाम क्या है? तंतु है। फिलामेंट का दूसरा नाम तंतु है। अच्छा, फिलामेंट का प्रतिरोधकता उच्च होता है कि कम? प्रतिरोध, फिलामेंट का प्रतिरोध कम होता है। गलनांक, फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस। बल्ब कितना डिग्री सेल्सियस पर हम लोग को प्रकाश देता है? 2700 डिग्री सेल्सियस पर। अगर बल्ब को ये फिलामेंट को, कांच हटा दिया, फिलामेंट को हवा की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या होगा? फिलामेंट टूट जाएगा, भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा। अच्छा, फिलामेंट किससे जुड़ा हुआ होता है? फिलामेंट तार की सहायता से स्पर्शक बटन से जुड़ा हुआ होता है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? इसका स्टड दूसरा नाम। अभी कितना चीज तुम लोग को याद हो गया ना? तो बस यही सब तो जोड़ जोड़ के लिखना है तुम लोग को। अभी स्पर्शक बटन ये उतारा, स्टड लिखा है वहां पे, इसका नाम है स्टड भी नाम है। क्या इसी में साइड में लिख दे, ऐसे वहां लिखा चुका है। स्टड्स संकेत क्या होता है? नहीं बताया है। टंगस्टन का संकेत होता है W।